फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन। 7 देश, 7 महिलाएं, 7 दुनिया की वो सबसे ताकतवर नारी शक्ति जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन 7 महिलाओं के मोर्चे ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन की रातों की नींद उड़ा दी है। पुतिन, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, पुतिन, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े मंच पर वीटो का अधिकार हासिल है, पुतिन, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड में 99.9% कामयाबी दर्ज है, वो चाहे जंग का मैदान हो या संबंधों का इतिहास, जिसमें अलीना कबाएवा है, जो पुतिन के प्रेम में कई देशों से प्रतिबंध की चोट से आहत है। लेकिन यहां बात पुतिन के प्रेम की नहीं, पुतिन के जंग की है, जहां दोस्ती की दूर दूर तक बात नहीं, सिर्फ युद्ध की बातें हैं, खून खराबा है, उजड़ती दुनिया है, जहां चर्चा मिलने की नहीं, दुनिया से एक दूसरे को विदा करने की है। इस पावरफुल फीमेल फोर्स ने पुतिन को खून के आंसू रुला दिए हैं। पुतिन के व्यक्तित्व का ये वो पहलू है जो दुनिया के इतिहास में अनोखा है। इन 7 महिलाओं ने सच पूछिए तो यूक्रेन में पुतिन के गणित को ऐसा गड़बड़ा दिया है कि रूस के जनरल और कर्नल कंफ्यूज हो गए हैं से लगते हैं। दुनिया की सबसे लंबी समंदर के नीचे बिछी रूस की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ। पुतिन एक्शन लेते। पुतिन की दुश्मन नंबर 1। उसके पहले पुतिन की दुश्मन नंबर 1 स्वीडन की कार्यवाहक प्रधानमंत्री माग्डालेना एंडरसन का दंदनाता बयान आ जाता है। Vi har svenska uppgifter men också tagit del av uppgifter i våra kontakter med Danmark. Och utifrån dem kommer fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage. Norges regering har också informerat oss om en ökad drönaraktivitet i Nordsjön och पुतिन का खौफ स्वीडन में भी भर गया है। स्वीडन को भी यूक्रेन की तरह नाटो की सदस्यता चाहिए। स्वीडन की पीएम यूक्रेन को खूब मदद पहुंचा रही हैं। स्वीडन की तरफ फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन को भी पुतिन फूटी आंखों नहीं सुहाते। पुतिन की पड़ोसी, पुतिन की दुश्मन नंबर 2 फिनलैंड की पीएम सना मरीन पुतिन से बहुत नाराज है। फिनलैंड भी पुतिन की मंशा से डरा हुआ दिख रहा है और फिनलैंड को भी तत्काल नाटो की सदस्यता चाहिए। पुतिन पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का इल्जाम क्या है, सुन लीजिए। I discussed with President Erdogan earlier today briefly on our NATO application situation. Of course, we hope that the ratification will happen sooner, preferably sooner than later. But of course, it's in the hands of Turkey. I understand that Finland isn't a problem for Turkey, and we will continue, as we have agreed and negotiated before, we will continue the talks. But of course, we hope that the ratification will happen. सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पुतिन ने नाटो को चेतावनी दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो रूस यूरोप के बाहरी इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर देगा। फिनलैंड के बाद पुतिन के दुश्मन नंबर 3 डेनमार्क की प्रधानमंत्री मिट्टे फ्रेडरिक्सन पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन के साथ खुलकर खड़ी हैं। डेनमार्क उन देशों में से है जो पुतिन के खिलाफ है। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से ही डेनमार्क यूक्रेन को मदद करता आ रहा है। पुतिन की नीतियां डेनमार्क की पीएम को भी अच्छी नहीं लगती।
मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि रूस के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से डेनमार्क ने यूक्रेन को पर्याप्त राजनीतिक, वित्तीय और प्रतिबंध सहायता दी है। यूरोपीय संघ और वैश्विक भागीदारों ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं और साथ में हम और भी अधिक करेंगे। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जितने तीर लगे हैं उतने शायद जिंदगी में अब तक जख्म नहीं झेलने पड़े होंगे। इस युद्ध की आग ने पुतिन के सुकून को जला दिया है। पुतिन ऐसे मिजाज वाले नेताओं में से हैं जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेस बचाकर रखते हैं। लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद से पुतिन की ऐसी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें पुतिन अपना दिल बहलाते दिख रहे हों, जैसे पहले किया करते थे। जाहिर है पुतिन परेशान है, पुतिन आहत है, पुतिन बेचैन है, पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। पुतिन के सामने युद्ध जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इस युद्ध पथ पर पुतिन को इन महिलाओं ने रोक रखा है। पुतिन के दुश्मन नंबर 4 हैं एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काया कैलास, जो इस वक्त यूरोप की आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. टाइम की यह खबर देखिए। काया कैलास ने पूरे यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि पुतिन के खिलाफ जितना लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं की जा रही। ब्रिटेन के द गार्डियन ने काया कैलास का बयान छापा कि पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। काया कैलास कह रही हैं कि रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देना चाहिए। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है? इसे अब बहुत गौर से समझिएगा। काया कैलास के देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है, 45,340 वर्ग किलोमीटर। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए, पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उनके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाएं, उस देश की पीएम पुतिन को ओपन चैलेंज दे रही हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन के इन्फेंट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है। पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्मन बनाने वाले नेता के समान दिख रहे हैं, जिनके पग पग पर ताक लगाए दुश्मन बैठा है। एक के बाद एक लगभग पूरा यूरोप ही पुतिन के खिलाफ है, यूक्रेन के साथ है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में अगर किसी भी यूरोपीय देश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है ब्रिटेन, जो पुतिन के लाख मना करने के बावजूद यूक्रेन को भर भर कर हथियार पहुंचा रहा है। बोरिस जॉनसन एक बार नहीं 2 बार यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और अब पुतिन के दुश्मन नंबर 5 ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी पुतिन के दुखते रग को छेड़ रही हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ उनके असफल सैन्य अभियान का बचाव करने के लिए आक्रामक धमकियां देने का आरोप लगाया है। लिज ट्रस जैसी तेज तर्रार नेता का पुतिन के खिलाफ होना जेलेंस्की के लिए किसी बेहद खतरनाक मिसाइल के समान है, जो जेलेंस्की को पुतिन से 2-2 हाथ करने की ताकत देता है। लिज ट्रस पुतिन के यूक्रेन हमले को पूरी दुनिया के लिए असुरक्षा का कारण बताती हैं। पुतिन की मुखालफत करने वाली दुनिया की ये टॉप लेडी लीडर चाहती हैं कि यूक्रेन में युद्ध तुरंत बंद किया जाए, यूक्रेन को जितना संभव हो मदद किया जाए, और यही बात राष्ट्रपति पुतिन को खल रही है। यूक्रेन को मदद और रसद मिलना बंद नहीं हुआ। जो इस वक्त युद्ध का हाल है वो बता रहा है कि पुतिन बहुत मुश्किल में पड़ गए, और सामने जब नैन्सी पेलोसी जैसी नेता हो तो चुनौतियों की तादाद में इजाफा होना तय है।
नैन्सी पेलोसी पुतिन की दुश्मन नंबर 6 हैं, जो चीन के भारी विरोध के बावजूद ताइवान पहुंच जाती हैं। ये जानते हुए कि शी जिनपिंग इस वक्त पुतिन के लिए बेहद जरूरी हैं, नैन्सी पुतिन के शी से दोस्ती के रिश्ते के बीच खाई पैदा कर देना चाहती हैं। जो बाइडेन प्रशासन जेलेंस्की को डॉलर और हथियार से मालामाल कर रहा है और नैन्सी पेलोसी पुतिन के खिलाफ दुनिया भर में माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। इसका नतीजा जंग में भी दिख रहा है, जहां रूस की सेना के पीछे हटने की खबर आ रही है। पूरी दुनिया एक तरफ और वो यूक्रेन एक तरफ, जहां पिछले 8 महीने से मिसाइलों की मार ने पूरे मुल्क को झुलसा दिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन की आज की तस्वीर कहती है कि यूक्रेन का आने वाला कल सालों पुतिन के बर्बादी वाले कृत्य को नहीं भूल पाएगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की बंकर से सेना को कमान दे रहे हैं, तो उनकी पत्नी और पुतिन के दुश्मन नंबर 7 ओलेना जेलेंस्का अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिखती हैं। कहा गया कि ओलेना जेलेंस्का ने अमेरिका से यूक्रेन के लिए डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन 8 मई को बिना कार्यक्रम के यूक्रेन पहुंच गई थी और वहां पर उन्होंने यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का से मुलाकात की थी। पुतिन भंवर में फंसे हैं और ऊपर से एक साथ 7 शक्तियों से लड़ाई। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर किसी को यह लग रहा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन हार मान चुके हैं तो यह बिल्कुल गलत है। कादिरोव ने अब करीब 1 लाख लड़ाकू की फौज यूक्रेन की जंग के लिए तैयार कर ली है। और यही नहीं, कादिरोव ने पुतिन से बात करके अपने फेवरेट जनरल को रूस की आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी बनवा दिया है। और इस बीच जेलेंस्की को पूरा शक है कि नया कटप्पा धोखा जरूर देगा। जेलेंस्की ने किसे नया कटप्पा कहा है, इस रिपोर्ट में आप लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जिएंगे या मरेंगे, कैसे भी करेंगे लेकिन यूक्रेन की जंग जीतेंगे। पुतिन की जिंदगी का अब यही एक मकसद है, जेलेंस्की की बर्बादी, अपने दुश्मन का खात्मा। यूक्रेन की युद्ध नीति से चाहे कितने ही रूसी सैनिकों की लाशें मॉस्को आए, लेकिन पुतिन जंग से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन ने रणनीति बदल दी है, लेकिन टारगेट वही है, यूक्रेन की फतह। यूक्रेन में जंग लड़ रही अपनी पूरी सेनाओं का जिम्मा अब पुतिन ने अपने कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को दिया है। सर्गेई सुरोविकिन का सम्मान यूक्रेन के अंदर रूस की थल सेना, रूस की वायुसेना, रूस की नौसेना, चेचन्या की फौज, दागिस्तान की फौज, सीरिया की फौजी टुकड़ी, ये सारी सेनाएं अब सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रिपोर्ट करेंगी। अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में वही होगा जो पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन चाहेंगे। यूक्रेन के अंदर लगातार हो रही हारों पर अब पुतिन तो मातम मना ही रहे हैं। रमजान कादिरोव भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पिछले 1 महीने से लगातार रमजान कादिरोव अपने टेलीग्राम चैनल पर पुतिन के जनरलों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पहली बार अपने टेलीग्राम पर रमजान कादिरोव ने पुतिन के इस नए जनरल की तारीफ की है। आखिर पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन में ऐसा क्या खास है कि खुद रमजान कादिरोव भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।
पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस क्यों छप रही हैं कि पुतिन ने अब अपने सबसे क्रूर, बेरहम, निर्दयी और शैतान जनरल को यूक्रेन की जंग की कमान सौंप दी है? आखिर क्यों अब रमजान कादिरोव और सर्गेई सुरोविकिन ही पुतिन की आखिरी उम्मीद है? क्या रमजान कादिरोव के 90,000 नए लड़ाके दोबारा यूक्रेन के अंदर पुतिन की वो प्रतिष्ठा वापस लौटा पाएंगे जो अब नष्ट हो चुकी है? पुतिन के कैंप में क्या चल रहा है, एक एक खबर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के उस नए जनरल की जिसकी हेडलाइंस आज तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में उस वक्त खलबली मच गई जब क्रीमिया का ब्रिज विस्फोटक से उड़ा दिया गया। 24 घंटे के अंदर पुतिन ने इस ब्रिज को रिस्टोर करवा दिया, लेकिन पुतिन की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है वो रिस्टोर करने की जिम्मेदारी अब सर्गेई सुरोविकिन की है। ज़ेलेंस्की के बयानों के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी रूस से अब तक 2400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छीन चुकी है। अब पुतिन के नए जनरल सर्गेई के सामने टारगेट ये है कि उनको ये जमीन दोबारा वापस लेनी होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर 3 लाख नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। इन 3 लाख नागरिकों के सैन्य प्रशिक्षण पर भी पुतिन के नए जनरल को निगरानी करनी है। रूस के अंदर पुतिन के दुश्मन अब खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। दोबारा यूक्रेन में जीत हासिल करके पुतिन के दुश्मनों के मुंह पर ताला लगाने का जिम्मा भी अब जनरल सर्गेई के कंधों पर है। पुतिन के नए जनरल का सबसे बड़ा चैलेंज है नेटो के दांत खट्टे करना, क्योंकि ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने का त्वरित आवेदन कर चुके हैं। स्विस मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक 24 फरवरी को जब यूक्रेन के अंदर रूस की सेना ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, तब रूस की सेना 5 अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई थी। इनको नेतृत्व देने के लिए कोई थिएटर कमांड नहीं थी, लेकिन बाद में रूस ने अपनी रणनीति बदल दी और एक थिएटर कमांड का गठन किया। सबसे पहले सीरिया के कसाई के नाम से कुख्यात अलेक्जेंडर दार्निकोव को पुतिन ने एकीकृत कमांड का जनरल नियुक्त किया था। अलेक्जेंडर दार्निकोव पर आरोप है कि सीरिया के अंदर युद्ध जीतने के लिए उन्होंने नागरिकों पर ही बमबारी करवा दी थी। सीरिया में रूस का झंडा ऊंचा करने के लिए पुतिन ने अलेक्जेंडर दार्निकोव को हीरो ऑफ द रशिया मेडल से सम्मानित किया था, जो रूस के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। लेकिन अलेक्जेंडर दार्निकोव भी पुतिन को मन मुताबिक सफलता नहीं दिला सके, जिसके बाद पुतिन ने अब थिएटर कमांड का पूरा जिम्मा अपने नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सौंप दिया, जो रूस की वायुसेना के चीफ भी हैं। खुद रमजान कादिरोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में जनरल सर्गेई सुरोविकिन की तारीफ की है। रमजान कादिरोव ने लिखा है, सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को विशेष सैन्य अभियान के क्षेत्र में संयुक्त बलों के समूह का कमांडर नियुक्त किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से सर्गेई व्लादिमीरोविच को लगभग 15 वर्षों से अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनके बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो एक वास्तविक सेनापति और योद्धा हैं। सर्गेई सुरोविकिन अनुभवी, मजबूत इरादों वाले और दूरदर्शी सेनापति हैं। कादिरोव ने लिखा है कि सर्गेई के लिए देशभक्ति, सम्मान और गरिमा जैसी अवधारणाएं हमेशा सबसे ऊपर हैं। इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सैनिकों का संयुक्त समूह अब अच्छे लीडर के हाथों में है। पुतिन के इस नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने घाट घाट का पानी पिया है। पूरी दुनिया, खासकर एशिया में सुरोविकिन को लड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव मिला हुआ है। सर्गेई सुरोविकिन को चेचन्या, यूक्रेन, सीरिया, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ने का अनुभव प्राप्त है। सर्गेई सुरोविकिन ने सबसे बड़ा कोहराम सीरिया में मचा दिया था। सर्गेई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर एक बार उनके दिमाग में टारगेट लॉक हो गया और उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कोई भी रुकावट सर्गेई को रोक नहीं सकती है। सुरोविकिन को सीरिया के अलेप्पो में आईएसआईएस आतंकवादियों का वन कुचलने का जिम्मा दिया गया था। सुरोविकिन ने आईएसआईएस आतंकियों के ठिकानों पर इतनी जबरदस्त बमबारी करवाई कि आईएसआईएस आतंकवादी रिहायशी इलाकों में जाकर छुपने लगे। सुरोविकिन पर आरोप है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए उन्होंने अलेप्पो के रिहायशी इलाकों पर भी जमकर बमबारी करवाई थी, जिससे बहुत सारे आम नागरिक भी मारे गए। प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर अलेप्पो सुरोविकिन ने नष्ट कर दिया था। पुतिन ने तो इस कामयाबी के लिए सर्गेई को हीरो ऑफ द रशिया फेडरेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया ही।
उसके अलावा खुद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी सरगेई की बहादुरी की प्रशंसा की थी। 1990 के दशक में सरगेई को ताजिकिस्तान और चेचन्या में भी लड़ने का अनुभव है। साल 2004 में रूस के अंदर इस्लामिक विद्रोहियों के दमन का जिम्मा भी पुतिन के इस जनरल को ही दिया गया था। पुतिन को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। पुतिन एक के बाद एक रक्षा मंत्रालय और सेना के जनरलों को बदल रहे हैं। सितंबर में पुतिन ने यूक्रेन के अंदर रसद के प्रभारी उप रक्षा मंत्री को भी बदल दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि अब कादिरोव रूस के अंदर बहुत अहम फैसले करवा पाने में सफल हो पा रहे हैं। पुतिन अब कादिरोव की बातों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और यही वजह है कि पुतिन ने कादिरोव के मनपसंद जनरल को सुप्रीम कमांडर बना दिया है। अगर किसी को भी लग रहा है कि पुतिन की लगातार हारों के बाद यूक्रेन के अंदर पुतिन का मनोबल टूट चुका है, तो ये सोचना पूरी तरह गलत है, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखिए। ये कादिरोव की 90,000 की फौज है जो यूक्रेन में लड़ने मरने के लिए तैयार हो रही है। पुतिन के जन्मदिन के मौके पर कादिरोव ने चेचन्या के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। कादिरोव ने पुतिन को अपनी ताकत दिखाई है और कहा है कि चेचन्या का बच्चा बच्चा पुतिन के लिए अपनी जान लड़ाने को तैयार है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का आकलन है कि अब कादिरोव और उनकी फौज ही वो अंतिम उम्मीद है जो यूक्रेन की जंग में पुतिन की वापसी करवा सकती है। कादिरोव भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने लड़ाकों को तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया है। जब खार्किव से पुतिन की फौजों को भागना पड़ा था, उस वक्त ही कादिरोव ने यह बयान दिया था कि वो युद्ध पलट देंगे और ओडेसा का बंदरगाह जीतकर पुतिन को गिफ्ट कर देंगे। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भले ही जंग जीतते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन पुतिन का खौफ और परमाणु धमकियों की दहशत साफ देखी जा सकती है। ज़ेलेंस्की के कैंप में लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में रूस के खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर का मलबा दिखाया गया है। पुतिन का यह अटैक हेलीकॉप्टर कितना खतरनाक था, इन तस्वीरों से समझिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए इस वीडियो में रूस का हेलीकॉप्टर KA-52 को ध्वस्त हुए दिखाया गया है। यह रूस का सिंगल सीट अटैक हेलीकॉप्टर है। रूस के इस बेजोड़ हेलीकॉप्टर का अटैक बेहद खतरनाक होता है। यह हेलीकॉप्टर मशीन गन की तरह फायर कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में सॉकेट्स होते हैं जहां से टारगेटेड हमला किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में फायर रॉकेट्स होते हैं जो बहुत तेजी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। पुतिन ने यूक्रेन में अपनी रिजर्व फोर्स उतारने की तैयारी कर ली है। रूस अब ईरान के आत्मघाती ड्रोन की बदौलत यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का बारूद भी बरसा रहा है। बावजूद इसके रूस की सेना को कोई मोर्चों से या कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि पुतिन की रिजर्व फोर्स इस युद्ध को कहां तक ले जाएगी या फिर उसे एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन के मैदाने जंग में ईरानी ड्रोन ने मचाई तबाही। रूस की रिजर्व फोर्स जंग के लिए तैयार। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त काउंटर अटैक। रूस की तबाही का सबब यूक्रेन का रक्त बीज।
AK-47 से गोलियां बरसाता एक सैनिक, रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता एक और सैनिक, बंकर से गोलियां चलाकर अपनी पोजीशन बदलते एक सैनिक की तस्वीर, आसमान से बरसते बारूद के बीच एक टैंक बटालियन, मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों से आग उगलती मिसाइलें और आर्टिलरी गन की फायरिंग। यकीनन ऐसी तस्वीर देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन ये जंग की तस्वीरें नहीं बल्कि जंग की तैयारियों की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम सैनिक रूस की रिजर्व फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, लिहाजा वो अपनी रिजर्व फोर्स को यूक्रेन के मैदान जंग में भेजने से पहले उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 20 लाख सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। ये रूस के वो नागरिक हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस के हर नागरिक के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसके अलावा रूस में 18 से 27 साल के युवकों और पुरुषों के लिए रूसी फौज में 1 साल तक की सेवा भी अनिवार्य है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य बलों की तुलना की जाए तो रूस हर लिहाज से यूक्रेन पर भारी पड़ता है और यूक्रेन जंग की शुरुआत में रूस ने जंग के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को मैदानी जंग में उतारा था। लेकिन पश्चिमी देशों की बदौलत यूक्रेन की सेना को मिले अत्याधुनिक हथियारों के दम पर और बेहतर युद्ध नीति की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये फासला लगातार कम होता जा रहा है और जंग में यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही के चलते रूस बैकफुट पर आ गया है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि 7 महीने की जंग में अब तक रूस के 1000 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। इनमें पायलट, इंटेलिजेंस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक जंग में रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग के दौरान रूस अपने हथियारों के जखीरे में से अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर देख चुका है, लेकिन ये मिसाइलें भी गेम चेंजर साबित नहीं हुई हैं। शायद यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सितंबर महीने में ये आदेश पारित करना पड़ा था कि वो यूक्रेन जंग में अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को उतारेंगे। दरअसल यूक्रेन की ओर से लगातार हमलों के चलते पिछले दिनों रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने रिजर्व सैनिकों की मोबिलाइजेशन का आदेश दिया था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद अब तक यूक्रेन जंग के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग रिजर्व फोर्स में शामिल हो चुके हैं। В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. Мною поручено обеспечить всех необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान से मिले घातक ड्रोन के जखीरे को जंग के मैदान में उतार दिया है। दरअसल यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए ईरान से मिले आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म रेड 6 सॉल्यूशंस LLC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में इसे बड़े प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसके जरिए दुश्मन के रेडार को आसानी से टारगेट किया जा सकता है और दूसरा, दुश्मन की आर्टिलरी गन्स के खिलाफ ये काफी कारगर साबित हुआ है।
खबर के मुताबिक रूस ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को जेरेनियम 2 के नाम से इस्तेमाल कर रहा है।